हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी सेट 2017 के क्वेश्चन पेपर को। यह फिजिक्स वाला पार्ट है ना, मतलब फिजिक्स वाला पेपर है, पेपर 2 है ना, फिजिक्स। तो इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है ना, क्या है। बोर्न सन्निकटन मतलब बोर्न अप्रॉक्सीमेशन के किसके लिए उचित है, इनमें से कौन से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके लिए उचित है। मतलब बोर्न अप्रॉक्सीमेशन इज जस्टिफाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। बोर्न अप्रॉक्सीमेशन इज जस्टिफाइड फॉर, है ना, अति धीमी गतिमान कण के लिए, या अति प्रबल विभव क्षेत्र के लिए, या फिर दुर्बल विभव क्षेत्र में तेज गति करते हुए कण के लिए, या फिर हाइड्रोजन परमाणु के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है फास्ट पार्टिकल इन वीक पोटेंशियल। वीक पोटेंशियल होना चाहिए और जो पार्टिकल है बहुत उसमें ऊर्जा होनी चाहिए, है ना। मतलब कि पार्टिकल जो है बहुत फास्टली मूव करते हुए होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी जो है वह वीक होना चाहिए। वीक पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, पार्टिकल जो है फास्ट मूविंग होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। बोर्न अप्रॉक्सीमेशन किस पर लागू होता है, तो फास्ट मूविंग पार्टिकल जो कि वीक पोटेंशियल पर मूव कर रहा है उसके लिए बोर्न अप्रॉक्सीमेशन लागू होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा लेंदी है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल आयाम मतलब सिंगल मतलब वन डायमेंशनल, ठीक है। वन डायमेंशनल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका विभव दिया जाता है वी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 6, है ना। वी इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 6 के रूप में दिया जाता है। कोई भी पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है ना, ठीक है। ऐसा वन डायमेंशनल में ये जो वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल है या फिर बैरियर जो भी हो, तो इसमें जो है पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। पोटेंशियल किससे दिया जाता है, वी इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 6 से दिया जाता है, जहाँ पर ए कोई वास्तविक स्थिरांक है, ए इज रियल, है ना, कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट है। और एन जो है क्वांटाइज्ड स्टेट है, मतलब ऐसे अलग अलग ये क्वांटाइज्ड स्टेट में डिवाइडेड होगा। कोई भी वेल या बैरियर, है ना, अलग अलग उसका क्वांटम लेवल होता है। तो क्वांटाइज्ड है तो उसमें ई एन एनर्जी, है ना, ई एन ऊर्जा स्तर, है ना, एन के किसी बड़े मान के लिए, ठीक है। एन का कोई वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ई एन जो है एन पर किस प्रकार से निर्भर करेगा, है ना। एन का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो, एन का वैल्यू जो है ना 6, 7, 8 इस प्रकार से हो, मतलब जैसे यहाँ पर अलग अलग लेवल होता है, आप जानते ही हैं। जैसे कि एटम में होता है, पहले के इज इक्वल टू 1, फिर एल, फिर एम, एन, ऐसे करके ऑर्बिट का जो है नंबर बढ़ते जाता है। तो 6वें 7वें क्रम के ऊर्जा स्तर के लिए जो है कौन सा रिलेशन सही होगा एनर्जी में और उसके क्वांटाइज्ड स्टेट में, ऊर्जा स्तर में कौन सा रिलेशन फिट बैठेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस प्रकार के कंडीशन के लिए जब एन का वैल्यू ज़्यादा हो तो बोर्न सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन जो लगता है वह किस प्रकार से होता है। बोर सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है ना ऑर्बिटल मोशन या फिर है ना वन डायमेंशनल मोशन के लिए जो होता है वह दिया जाता है एन इज इक्वल टू 1/h, है ना, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है ना। ये होता है इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन पी डी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है, पी जो है मोमेंटम है, क्यू जो है कोऑर्डिनेट है ना, पोजीशन कोऑर्डिनेट, एच जो है प्लांक कांस्टेंट है और एन जो है क्वांटाइज्ड स्टेट है। तो एन इज इक्वल टू 1/h, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी क्यू दिया जाता है इस रिलेशन से, है ना। तो मैंने क्या क्या है वो सब बता दिया। अब देखते हैं, है ना, हमारे पास जो है दिया हुआ है p²/2m पोटेंशियल एनर्जी याद करना है हमको। तो मोमेंटम याद करना है। तो p²/2m ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है, a x टू द पावर 6 इस रिलेशन से दिया हुआ है।
तो ये हो गया टोटल एनर्जी ई का वैल्यू। टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस ए एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमको मोमेंटम पी का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो ई माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर 6, ई माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर 6 और उसका रूट कर देना है, ठीक है। और 2m से मल्टीप्लाई, इधर इधर 2m से मल्टीप्लाई होगा और उसके ऊपर पूरा रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया? मोमेंटम p इज इक्वल टू रूट ओवर ई माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू 2m, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मोमेंटम का वैल्यू, ठीक है। अब जो है इसका मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इसका मान जो है इक्वेशन 1 अभी जो हमारे पास n का वैल्यू आया था ना, n इज इक्वल टू 1 अपॉन h इंटू इंटीग्रेशन p डी क्यू, इसमें तो मोमेंटम p का वैल्यू रखना है, ठीक है। मोमेंटम p का वैल्यू पुटअप करना है और n इज इक्वल टू हो जाएगा, अब n इज इक्वल टू 1 अपॉन h, है ना, 1 अपॉन h इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस ई अपॉन ए होल टू द पावर 1/6 से लेकर के प्लस ई अपॉन ए होल टू द पावर 1/6 तक जाता है। यह जो है ना वो लिमिट है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट क्या है बोलने से, लिमिट है आपका जो टर्निंग पॉइंट है ना, जो भी पोटेंशियल हमने लिया हुआ है उसका टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो वही लिमिट है। जैसे अगर हम मान लें इसको एक पोटेंशियल वेल है जैसे, तो ये जो है टर्निंग पॉइंट है दोनों, है ना। यहाँ पर जैसे पोटेंशियल का मान लेते हैं वैल्यू है 0 और यहाँ पर है 2, तो ये जो है 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ऐसे समझिए, दो है ना लिमिट है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर लिमिट है ई अपॉन ए, है ना, जो कि माइनस में है, होल टू द पावर 1/6 से लेकर के ई अपॉन ए होल टू द पावर 1/6 प्लस में, ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर रखेंगे पोटेंशियल का वैल्यू जो कि है रूट ओवर मोमेंटम का वैल्यू रूट ओवर 2m इंटू ई माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर 6, है ना, और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू ई अपॉन ए होल टू द पावर 1/6 इंटू वाई। इसको हमने माना हुआ है, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो इसके जैसे हमको मिल जाएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है, रूट के अंदर जो पार्ट है उसके जैसा हमको मिल जाएगा, ई अपॉन ए होल टू द पावर 1/6 इंटू वाई। देखिए तो यहाँ पर ऊपर में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 6, ये इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर चढ़ जाएगा y का पावर 6, ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और इधर आ जाएगा ई का वैल्यू, ई y टू द पावर 6 इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स टू द पावर 6, है ना। इस प्रकार से वो रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हमको यहाँ पर यूज करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें n इज इक्वल टू रूट ओवर 2m अपॉन h, है ना, उसके बाद हो जाएगा e अपॉन a होल टू द पावर 2/3 इंटीग्रेशन करने के बाद का वैल्यू है, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू +1, है ना, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वेयर, अब y टू द पावर 6 इतना बचेगा, है ना, और ये हो जाएगा dy। ये पूरा लिमिट रख के ना, जो डी क्यू था उसको हम डी वाई में चेंज किए, उसके अंदर जो भी पार्ट था e इज इक्वल टू हाँ ए एक्स टू द पावर 6, है ना, ये जो भी था ये सबको चेंज कर दिए, हमने चेंज कर दिया और उसका लिमिट भी चेंज कर दिया, है ना, और जो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था डी क्यू के रेस्पेक्ट में, उसको डी वाई के रूप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ऊपर में रिलेशन आया वहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से जो रिलेशन आया ये डी वाई हो गया। यहाँ n इज इक्वल टू क्या आया है, n इज इक्वल टू, है ना, e, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो n प्रोपोर्शनल टू e अपॉन ए होल टू द पावर 2/3, n प्रोपोर्शनल टू e अपॉन ए होल टू द पावर 2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई एन इज प्रोपोर्शनल टू n
n टू द पावर 3/2, यहाँ जो 2/3 है वहाँ इस तरफ जा करके 3/2 हो जाएगा। तो ई एन इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 3/2। ध्यान दीजिएगा, ई एन इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 3/2 कौन से रिलेशन में है? तो इक्वेशन ऑप्शन नंबर डी, ई एन इज लगभग, है ना, प्रोपोर्शनल टू या उसके बराबर, लगभग बराबर n टू द पावर 3/2 के। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, बोर्न सन्निकटन में यानी बोर्न अप्रॉक्सीमेशन में स्कैटरिंग जो है एम्पलीट्यूड एफ डी का वैल्यू कितना होगा, जबकि पोटेंशियल जो है युकावा पोटेंशियल के बराबर है। जो बोर्न अप्रॉक्सीमेशन फॉर्मूला होता है वह स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। बोर्न अप्रॉक्सीमेशन को किसके लिए यूज किया जाता है? तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ज्ञात करने के लिए। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ डी का वैल्यू क्या होगा जबकि पोटेंशियल जो है युकावा पोटेंशियल के बराबर है। पोटेंशियल किसके बराबर है? युकावा पोटेंशियल, जो कि इस फॉर्म में होता है ना, न्यू गामा इज इक्वल टू बीटा ई टू द पावर माइनस यू गामा अपॉन गामा। ठीक है, तो इस रूप में होता है। तो इस प्रकार के पोटेंशियल को युकावा पोटेंशियल बोलते हैं। और जो पोटेंशियल है, अगर युकावा पोटेंशियल है तो उस कंडीशन में जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ डी का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू इतना होता है ना, ये है -2m बीटा अपॉन h क्रॉस स्क्वेयर इंटू म्यू स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, म्यू स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये होता है युकावा पोटेंशियल रहे तो बोर्न अप्रॉक्सीमेशन का वैल्यू। ठीक है, कितना होता है? तो -2m बीटा अपॉन h क्रॉस स्क्वेयर इंटू म्यू स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कार्नो चक्र में, है ना, जो कार्नो साइकिल होता है उसमें क्या क्या होता है? ठीक है, 2 समतापी तथा 2 रुद्धोष्म प्रक्रियाएं होती हैं, या 3 समतापी तथा 1 रुद्धोष्म प्रक्रिया होती है, या 3 रुद्धोष्म तथा 1 समतापी प्रक्रिया होती है, या 4 समतापी प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसको तो आप जान ही सकते हैं, है ना, इसको बहुत पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से। तो 2 समतापी कर्व होता है इस प्रकार से, और 2 रुद्धोष्म कर्व होता है। ठीक है, 2 रुद्धोष्म कर्व, 2 समतापी कर्व। तो ये ऊपर और नीचे जो है समतापी कर्व है, समतापी टेम्परेचर T कांस्टेंट, और ये बाएं दाएं जो है रुद्धोष्म प्रक्रम है, रुद्धोष्म कर्व है। तो एक होता है समतापी संपीड़न, उसके बाद रुद्धोष्म संपीड़न, उसके बाद समतापी प्रसार, फिर रुद्धोष्म प्रसार, है ना, पहले प्रसार फिर उसके बाद संपीड़न। तो इस प्रकार से 2 रुद्धोष्म प्रक्रियाएं होती हैं और 2 समतापी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समतापी अवस्था में आदर्श गैस में दी गई ऊष्मा का उपयोग होता है। समतापी प्रक्रम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर में चेंज जो है 0 के बराबर होता है, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, समतापी प्रक्रम है। तो उस कंडीशन में आदर्श गैस को आप कोई भी ऊष्मा देंगे तो उसका उपयोग किस प्रकार से होगा? जैसे मान लेते हैं कंटेनर है, इसमें आदर्श गैस भरा हुआ है ना, ये कंटेनर है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है, इसमें आदर्श गैस भरा हुआ है। तो इसको आप बाहर से हीट देते हैं तो इसके अंदर जो सिस्टम है, इसके अंदर जो गैस है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो जो गैस है उसका एक्सपांसन होगा, मतलब गैस जो है फैल जाएगी ऊपर की ओर, है ना, जाएगी, पिस्टन को पुश करेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि गैस द्वारा बाह्य कार्य करने में जो है ऊर्जा व्यर्थ होगी। जो हम बाहर से दे रहे हैं ऊष्मा, है ना, हीट, वह किसमें काम आएगी? तो बाह्य कार्य करने में, मतलब पिस्टन को बाहर की ओर पुश करने में। पिस्टन को बाहर की ओर पुश करेगी क्योंकि गैस का प्रसार हो रहा है, गैस के आयतन में वृद्धि हो रही है, तो पिस्टन को बाहर की ओर पुश करेगी। और इस कार्य को करने के लिए जो, है ना, ऊष्मा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा होगी, वह ऊष्मा के रूप में ली जा रही है बाहर से। ठीक है, तो बाहर से जो हम ऊष्मा देंगे वह कार्य करने में वेस्ट होगा। ठीक है, ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परम शून्य तापमान में एंट्रापी में बिना परिवर्तन के सभी प्रक्रियाएं की जाती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? परम शून्य ताप मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T इज इक्वल टू 0 केल्विन। ठीक है, T इज इक्वल टू कितना? 0 केल्विन, है ना। परम ताप की कंडीशन में
है ना, एंट्रापी में बिना परिवर्तन के सभी प्रक्रियाएं होती हैं। तो T इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वो जो सिस्टम है, गैस हो, लिक्विड हो या कोई भी, उसमें कोई भी उसका एंट्रोपी परिवर्तन नहीं होता। एंट्रोपी में परिवर्तन डेल एस इज इक्वल टू 0 होता है परम ताप पर। परम ताप पर कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें प्रक्रिया जो भी प्रक्रिया, रुद्धोष्म प्रक्रिया जो भी हो, वह डेल एस इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब एंट्रोपी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं? तो यह नर्नस्ट का प्रमेय कहलाता है। इसी को ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम भी बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या नर्नस्ट का प्रमेय, नर्नस्ट हीट थ्योरम, ठीक है, नर्नस्ट प्रमेय या फिर नर्नस्ट हीट थ्योरम कहलाता है। इसी को ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ठीक है, अच्छे अवशोषक जो है अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यह किसने दिया, यह किसका नियम कहलाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं प्रियोस्ट का, किरचॉफ का, या स्टीफन का, या फिर वीन का। तो इसका सही उत्तर है किरचॉफ्स लॉ कहलाता है, किरचॉफ का नियम कहलाता है। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जैसे गर्मी के महीने में बालू, है ना, गर्मी के महीने में जो नदी का बालू होता है वह सभी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और रात को सभी हीट को बाहर निकाल देता है, जिससे रात जो है, रात को बालू ठंडी हो जाती है और दिन में एकदम गर्म रहती है, क्योंकि दिन में हीट को एब्जॉर्ब करता है और जैसे ही रात होता है पूरे हीट को बाहर एमिट कर देता है। तो अच्छा जो अवशोषक होता है ऊष्मा का, वह अच्छा उत्सर्जक भी होता है। जैसे काला रंग, काला रंग आसानी से हीट को एब्जॉर्ब करता है और जैसे ही उस पर हीट मतलब लाइट पड़ना बंद हो जाता है तो वो पूरे के पूरे हीट को बाहर, है ना, रिलीज कर देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अच्छा अवशोषक होता है वह अच्छा उत्सर्जक भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। इसको किरचॉफ लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।